We have gone through various private job domains. This will be our first alumni meet in which we will describe career aspects in the government sector. Especially, we will go for the opportunities in the CGPSC exam. What exam did it conduct? How to apply, criteria, and other factors. And to enlighten us in this path, we have with us Ms. Vijeta Sukla ma'am, who has graduated as a mechanical engineer in the year 2015 from SSIPMT Raipur itself. Since 2016, she is working as a lecturer in Government Co-education Polytechnic College, Raipur. She had also cracked the exam of State Engineering Services. Ma'am, we beseech you to join us on this screen. Please, ma'am. Good morning. Good morning to all the faculty members and students present here. Am I visible? Yes, ma'am, you are visible. Okay, first of all, thank you for inviting me and thank you to all the faculties जो भी यहाँ पर है और जो भी यहाँ नहीं है उनके लिए, क्योंकि ये मेरा हैप्पी डे है। क्योंकि दूसरों के सामने बोलना इज इजी, लेकिन अपने टीचर्स के सामने बोलना इज वेरी यूजफुल। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज के सेशन में मुझे अपनी जर्नी बतानी थी। उसके पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मैं जो भी बताऊँगी या जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी वो मेरी चीज़ें हैं। मैंने सर्कमस्टेंसेस देखे, उसके हिसाब से मैंने डिसीजन लिया। मैंने किसी का कॉपी नहीं किया, अपना दिमाग लगाया है। तो मैं होप करूँगी कि आप भी किसी की कॉपी ना करें, अपना दिमाग लगाएं। जैसे डिसीजन तुमको लेने हैं वो तुम चूज करो अपना पाथ। सेकेंड ये है कि किसी भी चीज़ का कोई टिप नहीं होता, ट्रिक नहीं होता, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तुमको जो पाथ डायरेक्टेड है तुमको वही जाना है, तुमको उतनी ही मेहनत करनी है और उस मेहनत को सस्टेन करके रखना है। तभी तुमको जो पोस्ट चाहिए वो तुमको मिल पाएगी। और एक चीज़ ये भी समझ लेना कि तुम जो पोस्ट चाहते हो, जो तुमने अभी सोच लिया है, तुमको वो मिल सकती है। कभी भी अपने आप को नीचे मत रखना कि इतनी बड़ी पोस्ट है या ऐसी पोस्ट है या उसके लिए ये तैयारी की जरूरत पड़ेगी, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं या कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये डाउट कभी अपने में मत रखना। मैंने अपने लिए कभी डाउट नहीं रखा। मैंने चूज किया ये पोस्ट मेरे मुझे चाहिए और मैं उसके लिए वर्क करी और वो अ, मिल गई है, सॉर्ट ऑफ ऐसा बोल सकते हैं। बट अभी भी मेरी वर्किंग जारी है। अ, सबसे पहले मैं अभी जिस पोस्ट पे हूँ थोड़ा बहुत उसकी जानकारी दे देती हूँ। ये 2015 में सीजीपीएससी ने एक पोस्ट निकाली थी, एपीएल, जिसका फुल फॉर्म है असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर पोस्ट। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो एमटेक या बीई चाहिए थी। अगर एमटेक हमारे पास रहती है तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाते हैं। और हमारी जो ज्वाइनिंग है वो जीईसी में हो सकती है। 3 जीईसी हमारे स्टेट में है, बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर। तो वहाँ हो सकती है और अब खुलने के प्रपोज रहे हैं, खुल चुके होंगे, यहाँ होगी। और अगर हम बीई लेवल से एंट्री करते हैं तो एज अ लेक्चरर हम कहलाएंगे और हमारी जो पोस्टिंग है वो पॉलिटेक्निक में होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक नहीं जानते हैं, जान जाएंगे थोड़े दिनों में। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। वो थोड़ा सा सैलरी का डिफरेंस रहता है, एकदम नॉमिनल। ये एक क्लास 1 गेजेटेड पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट तो मेरे को लकीली मिल गई थी। अ, ये जो पोस्ट है ये अभी तक के 2 से 3 बार, 2 बार ऐसा मुझे याद आ रहा है कि 2 बार आ चुकी है। ऐसा प्रपोज्ड था कि अभी और आएगी। पिछले साल से प्रपोज था लेकिन अभी तक की आई नहीं है, बीच में फिर कोरोना भी आ गया है, तो अभी ये पोस्ट आई नहीं है। बहुत सारी पोस्ट इसकी आनी बाकी है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सीजीपीएससी की साइट रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ जो सब्जेक्ट्स ले रही हूँ थोड़ा ऐसे बता देती हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग, आरएसी, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी और थ्योरी ऑफ मशीन्स, ये मैं ज़्यादा इस तरफ फोकस रहती हूँ। ये सब्जेक्ट्स मैं बहुत बार ले चुकी हूँ। मटेरियल साइंस, आईएम, वर्कशॉप, बीएमसीएस, ये सब मैं एक बार ऐसे ही ले चुकी हूँ। तो ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो अभी मैं डील कर रही हूँ। ठीक है, सीजीपीएससी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जनरली हमको पता होगा कि सीजीपीएससी जो है वो प्री मेंस सब इस बारे में ज़्यादा टॉक करते हैं कि एक प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये है नॉन टेक्निकल सीजीपीएससी। ठीक है, इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, बीएससी का हो, बीए का हो,
तुम्हारे पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है, बस वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, वो अगर तुम्हारे पास है तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें शुरुआत में 2 एग्जाम होते हैं, एक में नॉन टेक्निकल जो भी इंडियन या पीजी के बारे में और छत्तीसगढ़ के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सब इसका सिलेबस रहेगा। और सेकंड पेपर सी सेट रहता है जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और लैंग्वेज रहता है। ये है नॉन टेक्निकल वाला। इसके बाद फिर इसका मेंस होता है और इंटरव्यू रहता है। जनरली इसी के बारे में ही बात होती है, जहाँ भी तुम जाओगे तो सीजीपीएससी मतलब यही बोला जाता है। ठीक है, तो इससे जो जॉब मिलती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में होती है, जैसे कि डीसी, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एक्साइज डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, वुमेन हेल्थ केयर, ये सब डिपार्टमेंट में इसमें पोस्ट मिलती है। ठीक है, ये जो पोस्ट रहेगी ये 4 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 4 की जॉब जनरली सीजीपीएससी नहीं लेता है, वो व्यापम के थ्रू होती है। सीजी व्यापम भी एक चीज है, आज मैं सीजीपीएससी के बारे में बता रही हूँ तो उसी के बारे में बताऊंगी। 4th जो क्लास होती है वो उसमें पियून, ड्राइवर, गार्डनर, ये सब आते हैं उसमें। क्लास 3 में क्लर्क, बाबू, सब इंजीनियर, ये सब आते हैं। इसका भी सब डिवीजन होता है और उसमें सैलरी का फर्क रहता है। ठीक है, जो मेन जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 है। जो सीजीपीएससी की ये मैं प्री मेंस वाला जो अभी बता रही थी, इसमें क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तीनों की पोस्ट रहती है, 4th की पोस्ट नहीं रहती है। क्लास 1, क्लास 2 ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, डीसी, डीएसपी, नायब तहसीलदार, एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सब वाली जो जॉब रहती है वो इन दोनों में फॉल करती है। तो ये था नॉन टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ये उसका थोड़ा ओवरव्यू था। इसके अलावा टेक्निकल सीजीपीएससी भी होती है जिसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। मतलब जो लोग रेगुलरली सीजीपीएससी की साइट विजिट कर रहे हैं वो लोगों को ही पता चल पाता है कि हाँ टेक्निकल की भी कुछ कुछ वैकेंसीज है जो निकलते रहती है हर साल। अभी अभी मेनली नहीं निकल रही है लेकिन निकलते रहती है एक न एक वैकेंसी। तो जो टेक्निकल सीजीपीएससी है उसमें जनरली एक पेपर होता है जिसमें टेक्निकल सिलेबस रहेगा और एक उसका पार्ट रहता है सीजी का, मतलब छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इसकी जो भी जानकारी है वो सब इसमें आती है। और लैंग्वेज रहेगा, छत्तीसगढ़ का कल्चर और लैंग्वेज, ये एक्स्ट्रा चीजें उसमें रहेगी। जैसे कि हम लोग यूपीएससी या फिर जो प्री मेंस वाली जो सीजीपीएससी है उसके लिए हम लोग पूरे इंडिया और वर्ल्ड ये सब की तैयारी करते हैं, उसके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो टेक्निकल सीजीपीएससी है उसमें सिर्फ हम लोग को छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना रहता है। तो इस तरफ जो ये वाला पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है बाकी सबके कंपैरिजन में। हम लोगों को सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ना है, इसका कल्चर पढ़ना है, इसका लैंग्वेज पढ़ना है, इंडिया नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ आएंगे उसके बारे में बताऊंगी जो एक्सेप्शनल रहेंगे। तो मेजरली जो इसका सिलेबस रहता है वो टेक्निकल रहता है, जिसका जो टेक्निकल का जो सिलेबस है वो गेट का सिलेबस रहता है मेनली। और अगर मैं कोई एक आध एग्जाम हो गए तो उसका आईएएस मैक्सिमम है, आईएएस जो है उसका सिलेबस रहेगा। इसके अलावा और एक्सटेंड नहीं करता या कुछ कंप्रेशन ये भी नहीं होता, मिनिमम गेट का सिलेबस रहेगा और मैक्सिमम आईईएस का सिलेबस रहेगा। ठीक है, इसमें एप्टीट्यूड एक आधी एग्जाम है जिसमें एप्टीट्यूड पूछा हुआ है टेक्निकल सीजीपीएससी में। तो हम लोगों को सिर्फ इसमें करना रहता है टेक्निकल का सिलेबस कंप्लीट करना, लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना और उसका कल्चर पढ़ना। तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है एज कम्पेयर टू वो। ये मैं कंप्रेस बोल रही हूँ लेकिन ये भी बहुत वास्ट रहता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू सीजीपीएससी के बारे में और टेक्निकल सीजीपीएससी के बारे में। टेक्निकल सीजीपीएससी से हम लोगों को कौन कौन से पोस्ट अभी तक के आए हुए हैं इसके बारे में मैं जानकारी दे देती हूँ। ये आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग कुछ कुछ चीजें ही बस देखते हैं, कुछ कुछ पोस्ट के बारे में जानकारी रखे रहते हैं। तो प्लीज नोट कर लीजिएगा ये पोस्ट भी निकलते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक तो एपीएल असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर, ये एग्जाम 2 बार
हो चुका है, एक और आने वाला है। ये इस साल तो फिर से कोरोना आ गया, मे बी नेक्स्ट ईयर ये आ सकता है। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर। अभी 2020 में इसकी वैकेंसी आई थी। ये हर साल होने का इसका रहता है कि हर साल हो, लेकिन ये हो नहीं पाता है, तो अल्टरनेट ईयर में ये आते रहते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर, ये इसके थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर है और एक सब इंजीनियर भी है। सब इंजीनियर बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है बहुत सारी वैकेंसी के साथ आता है सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर। ये जो दोनों हैं, इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इसकी ज्यादा पोस्ट रहती है, इसी की ही पोस्ट रहती है। इसके अलावा और दूसरे स्ट्रीम की पोस्ट इसमें नहीं रहती है असिस्टेंट इंजीनियर में। एपीएल और एपीएल में सभी की पोस्ट रहेंगी, सीएस की भी रहेंगी, आईटी की भी रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरे को डाउट है कि उसकी रहती है कि नहीं। बाकी और जितनी भी स्ट्रीम्स है उसकी इसमें पोस्ट रहती है एपीएल में। असिस्टेंट प्रोफेसर में सिर्फ 3 रहेंगी, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर के थ्रू आप लोग को जॉब मिलेगी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पीएचई मतलब कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इस डिपार्टमेंट में, नगर निगम डिपार्टमेंट में, और ऐसे जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं इसमें अपने को जॉब मिलेगी असिस्टेंट इंजीनियर की या फिर सब इंजीनियर की। असिस्टेंट इंजीनियर सेकेंड क्लास पोस्ट है और जो सब इंजीनियर है वो थर्ड क्लास पोस्ट है। सैलरी का डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है। दोनों ही जो जॉब है वो फील्ड वाली भी हो सकती है और ऑफिस अटैचमेंट वाली भी हो सकती है, तो आप उस तरीके से ये चूज कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में भी वैसे टाइप का रहता है कि किसी डिपार्टमेंट में पूरी फील्ड जॉब रहती है और किसी डिपार्टमेंट में ऑफिस अटैचमेंट रहता है। देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी जॉब में आप लोग जाओगे तो आप लोग को 2 टाइप का काम तो करना ही पड़ेगा। एक, आप जिस स्ट्रीम से आए हैं, मैकेनिकल स्ट्रीम से अगर आए हैं तो आपको मैकेनिकल वाला काम तो करना ही रहेगा। सेकेंड, आपको गवर्नमेंट काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 काम तो आपको करने रहते हैं। गवर्नमेंट काम हर डिपार्टमेंट का सेम रहता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट हिसाब से या ये जो पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन, ये सब हिसाब से आपका जो काम रहेगा वो इसमें रहता है, या तो फील्ड रहेगा या ऑफिस अटैचमेंट रहेगा। अच्छी जॉब रहती है, ऑफिशियल पोस्ट रहती है, आपको मतलब एक रेपुटेटेड पोस्ट रहेगी। ये जो सारी पोस्ट रहेंगी। नेक्स्ट है, ये एक बार आया है ये पोस्ट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का। इसके लिए सिर्फ मैकेनिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का ये एक बार 2015 या 16 के आसपास बस एक बार आया हुआ है, उसके बाद अभी तक ये नहीं आया हुआ है। हो सकता है जब एपीएल की पोस्ट है तो उसके साथ ये वाली भी पोस्ट है। देखिए, मैं जो भी पोस्ट के बारे में बता रही हूँ ये सब 10 पोस्ट, 15 पोस्ट, 20 पोस्ट ऐसे वाली पोस्ट नहीं है। ये 100 ऐसे पोस्ट आती है, 100 आएगी, 150 आएगी, ऐसे के रेंज में ये वाली पोस्ट आती है। अब एक्सेप्शनल हो सकता है भाई कि कम पोस्ट आ जाए, लेकिन हमेशा ज्यादा ही पोस्ट आती है। इसके अलावा आरटीओ की एक बार पोस्ट आई हुई थी, ये व्यापम से निकलता है, इससे सीजीपीएससी से ये नहीं निकलता है, लेकिन ये वाली पोस्ट भी बहुत अच्छी है। इसके लिए भी सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल वालों के लिए कुछ कुछ बीच में पोस्ट आते रहती हैं, प्लानर की या जियोटेक की, ये सब की पोस्ट आते रहती है सीजीपीएससी के थ्रू। इन सब का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कहीं पर भी नहीं दिया जाता है, मतलब ज्यादा इस बारे में बात नहीं हो पाता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम ये सब में बात नहीं हो पाता है टेक्निकल वालों के लिए जो भी पोस्ट आती है। तो आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिए कि सीजीपीएससी की साइड आपको हर वीक एक बार देखनी है, और जो भी मैं ये डिपार्टमेंट का नाम ली हूँ उसकी साइट लेनी है, उसकी साइट एक बार आपको देखनी है। क्योंकि क्या होता है, पहले जो ये डिपार्टमेंट है वो अपना पोस्ट बनाता है, उसकी जानकारी अपने वेबसाइट में डालता है, उसके बाद फिर सीजीपीएससी डालता है। तो सीजीपीएससी में डालने से पहले आपको जानकारी मिल सकती है कि इतने इतने पोस्ट प्रपोज्ड है। ठीक है, अगर आपका कोई इन डिपार्टमेंट्स में अगर किसी से पहचान है तो उससे भी आपको ये जानकारी मिल सकती है। देखो, मैं इतना इसलिए फोकस कर रही हूँ इसमें क्योंकि वैकेंसी पता नहीं चलता है, आ जाता है और निकल जाता है। ये मेरे को पता है ऐसा होता है। वैकेंसी आ जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा आ गई है, और फट से शो करेंगे, 2 महीने में आपका एग्जाम रहेगा, आप कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको पहले से ये सब चीजों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि हाँ इतनी पोस्ट आने वाली है, मैंने ये सुना हुआ है, अभी आएगी बाद में आएगी पता नहीं, लेकिन उसके लिए तैयारी मेरे को शुरू कर देंगी। और ये ऐसे रेगुलरली आ रही है ऐसा भी नहीं है।
ठीक है, आ गई तो आ गई, नहीं आएगी तो आपको पूरा वेट करना पड़ जाएगा। अभी 2 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है टेक्निकल की। 2020 में एक आई हुई थी, उसका एग्जाम भी बहुत लेट हुआ था, और 2020 के स्टार्टिंग में शायद आई हुई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा साइट पे। तो बहुत बहुत ड्यूरेशन में ये सारी वैकेंसीज आती है। इन सब के अलावा ये सब जो मैं अभी बताई, इतनी ही पोस्ट अभी तक की आई हुई है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीजीपीएससी के थ्रू। ये सारी परमानेंट जॉब है। एक जो जिसके बारे में नॉर्मली नहीं पता रहता है किसी को, वो है संविदा भर्ती। ये मैं ऐसे ही बस नाम के लिए इसको बता रही हूँ, अगर रहेगा तो याद रख लेना, नहीं तो अपने दिमाग से निकाल लेना। एक संविदा भर्ती होती है, हर एक डिपार्टमेंट में होती है, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो जहाँ भी हो। ये पीएससी की साइड में नहीं मिलेगी, व्यापम की साइड में नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये उस डिपार्टमेंट की साइड में बस मिलेगी। और हर महीने नहीं, अब हर वीक थोड़े थोड़े दिनों में आप लोगों को साइट देखनी पड़ेगी। संविदा भर्ती ऐसी होती है कि 1 साल 2 साल के लिए लेते हैं, अगर सही लग गए तो फिर वो कंटिन्यू होते रहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वहां पर बने रहेंगे, कभी 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 भी आपको निकाला जा सकता है। ठीक है, सैलरी जनरली इसकी जो सैलरी रहती है वो 20+ रहती है, कम है, लेकिन काम भी कम रहता है, उतना ज्यादा नहीं रहता है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में ज्यादा रहते हैं, बाकी डिपार्टमेंट में नहीं रहते हैं। तो मेजरली हम लोग को ऊपर की जो पोस्ट है उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो अब मैं एक शॉर्ट में अपनी जो जर्नी है वो बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैकेनिकल ब्रांच जो मैंने लिया है वो खुद की सोच से लिया था, किसी का देख के नहीं लिया था कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मैकेनिकल पोस्ट ले रहा है, या फिर जनरली मैकेनिकल या फिर कोई भी ब्रांच सब लोग इसलिए लेते हैं कि इसमें आगे स्कोप है। तो ये मैंने नहीं किया था, मुझे मैकेनिकल ब्रांच अच्छा लगा था इसलिए मैंने लिया था। मुझे लगा कि मैं ये पढ़ सकती हूँ, इसमें मेरे को इंटरेस्ट है। स्कोप स्कोप मेरे को नहीं पता, मैं स्कोप बना लूंगी, मेरे को ये पता था। तो मैकेनिकल ब्रांच मैंने अपनी चॉइस से लिया था। फर्स्ट सेकेंड सेम सिर्फ सीएट का एग्जाम पढ़े, उसमें तो कुछ भी नॉलेज नहीं था कि आगे क्या करना है, बस अभी पढ़ रहे थे। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर आया, ब्रांच में एंटर किए, तो थोड़ा बहुत गेट के बारे में जानकारी आई कि हाँ एक एग्जाम होता है गेट, उसमें ये सिलेबस है, उसमें ये सब्जेक्ट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आगे आएंगे ये सारे सब्जेक्ट्स, इन सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। ये दिमाग में आ गया था। टीचर्स वगैरह टाइम टू टाइम ये दिमाग में डालते रहते हैं कि ये आगे आगे तुमको इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, कि तो तुम अपने आप को इसके लिए रेडी रखो। ये टाइम टू टाइम वो बताते रहते हैं। तो गेट पढ़ना था, ये पता था। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में तरनजीत सर अभी है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, उस टाइम थे तरनजीत सर, वो फॉर्म हमको पढ़ाए हुए थे। और पता चला कि सर की कोचिंग स्टार्ट हुई है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, किसी का डिफेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ जो मैं मुझे बताना था। ठीक है, तो उनकी कोचिंग स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ हम चले गए। तो शुरुआत अच्छे से हुई, उसके बाद फिर मतलब कॉलेज पूरा दिन भर हो जाता था, उसके बाद फिर कोचिंग जाते थे, तो उसका प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो जो कोचिंग की क्लास में बैठ के जितना सीख पाते थे, जितना समझ आता था उतना बस समझ आता था, उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। तो चलता रहा, आधा आया, उसके बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, और सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए, और कुछ कुछ बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो कोचिंग छूट गया। लेकिन उससे एक प्रॉफिट ये हुआ कि मेरा आधा जो सिलेबस था, आधा जो नोट्स था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह बीच में होता है, वो सब हुआ। 6 सेमेस्टर पहुंचे, फिर थोड़ा सा डर लगने लग गया कि अगले साल गेट एग्जाम देना है, और कुछ कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हुई है। यहाँ तक कि प्रीवियस जो पेपर्स थे गेट के, जो कि गेट अपने को देना है, तो सबसे पहला यही होना चाहिए कि प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो भी नहीं हुए। ठीक है, तो एक डर हो गया था। तो अब एक बार तो तरनजीत सर के पास से आ गए हैं, तो चलो फिर अब कहीं और चलते वाला हो गया था, क्योंकि बीच में आ गए तो वापस जाते तो सर और चिल्लाते। तो इसीलिए दूसरे अब चलो देखते हैं करके, एक साहू सर थे, वो बहुत फेमस थे उस टाइम, अभी का मेरे को पता नहीं। सीनियर से सुने हुए थे कि वो बहुत सही है मैकेनिकल के लिए, तो वहां चले गए।
वहाँ भी शुरुआत में बहुत अच्छे से था, स्पीड पकड़ी हुई थी, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो पा रही थी, क्लासेस सब चल रहे थे, ठीक है, ये साथ में चल रहा है। बीच में अब 6 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, 7th 8th सेमेस्टर के आसपास प्लेसमेंट आ गया। तो मैकेनिकल तो नहीं, मैकेनिकल जो ब्रांच है हमारे कॉलेज का वो सबसे सपोर्टिंग ब्रांच मेरे को लगा था, मतलब कुछ टीचर्स ये हमेशा सपोर्ट किए थे हर चीज़ के लिए। लेकिन जो मैनेजमेंट जो था वो प्लेसमेंट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था। वो होएगा ही क्यों नहीं होगा, प्लेसमेंट की तरफ सबको भेजना चाह रहा था कि प्लेसमेंट में एटलीस्ट बैठो, तुम्हारा एक बैकअप तैयार हो जाए। सही है, होना चाहिए एक बैकअप तैयार। लेकिन यहाँ पर मैंने एक अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया अपने से कि मेरे को प्लेसमेंट में नहीं बैठना है। एक बैकअप तैयार हो जाता अच्छी बात है, लेकिन मेरे को नहीं करना था प्लेसमेंट, क्योंकि जितनी भी कंपनीज आ रही थी वो कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर वाली कंपनीज आ रही थी। तो ये मेरा सोच था, गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा सोच था कि क्योंकि मैं 4 साल से मैकेनिकल पढ़ रही हूँ तो मैं सीएस वाली डिपार्टमेंट में क्यों जाऊँ। अगर मेरे को सीएस वाले डिपार्टमेंट में जाना होता तो मैं सीएस वाले ब्रांच से अच्छे से कोडिंग वगैरह ये जो भी है वो सब अच्छे से सीख के मैं इधर चले जाती। मैकेनिकल पढ़ के उधर क्यों जाऊँ, ऐसा मेरा दिमाग था। अब उस टाइम जैसा दिमाग चला वैसा मैं डिसीजन ली। तो मैं सोची कि मेरे को प्लेसमेंट नहीं करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी बोलते थे कि प्लेसमेंट में बैठ जाओ, तो ऐसे बैठ के आ जाती थी, एबीसीडी जो मैंने वो डाल देती थी और आ जाती थी, क्योंकि बैठो नहीं प्लेसमेंट में तो थोड़ा सा डांट पड़ता था। तो इसलिए मैं बस बैठ जाती थी और वहाँ एबीसीडी जो भी डालना है वो डाल के आ जाती थी। अगर सेलेक्ट भी होगे तो उतनी डांट नहीं पड़ती है, नहीं बैठोगे तो ज्यादा डांट पड़े, ठीक है। तो प्लेसमेंट निकला जैसे तैसे। लेकिन जब 7th 8th सेमेस्टर में आए तो कुछ कुछ मैकेनिकल वाली दो कंपनीज आई थी मैकेनिकल वाली, उसमें बैठे थे, एक में शायद इंटरव्यू तक के गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन, और दूसरे में एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ। तो उसमें थोड़ा सा लगा था कि मैकेनिकल वाली जॉब वाली कंपनी आई और उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो एक थोड़ा सा लगा था। बट ठीक है, मेरा गेट तो पड़ा हुआ है, गेट तो पढ़ ही रही हूँ, ऐसा एक दिमाग में था। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर आया। अब लास्ट सेमेस्टर में मेजर प्रोजेक्ट भी रहते हैं और आपको दिन भर कॉलेज भी आना है। फिर वो साउथ सर वाली क्लास चली रही थी और प्रैक्टिस भी करनी है, जो गेट का जो भी मेरे को पढ़ना है उसके लिए प्रैक्टिस भी मेरे को करनी है। तो ये सब मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो प्रैक्टिस छूट गई। अब वो ऑब्वियस है, वो छूट जाती है, मतलब कितना भी कोशिश करो। अब रोज हफ्ते के सातों दिन आप लोग, मतलब मैं तो नहीं दे पा रही थी अपने आप को टाइम निकालना बहुत जरूरी है। सब बोलते थे, हर एक टीचर बोलता था, बोलते थे कोचिंग में भी क्लास में भी कि अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन नहीं निकल पा रहा था, मेरे से टाइम नहीं निकल पा रहा था। तो वही हुआ जो पहले हुआ था कि क्लास में बैठ के पढ़ तो लेते थे, जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लेते थे, लेकिन आगे चल के प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। तो प्रैक्टिस नहीं हुई, लेकिन कोचिंग खत्म हो गई। लेकिन मेरा एक सबसे बेस्ट चीज ये हुआ कि 2 क्लासेस के नोट्स तैयार हो गए, तरनजीत सर वाले और यहाँ वाले, और ये सेकेंड बार मैंने नोट्स तैयार कर रहे थे, तो ये उससे भी अच्छे नोट्स तैयार हो गए। मेरे पास 98% के लगभग मेरे पास नोट्स थे, बुक्स नहीं बोल रही हूँ, नोट्स बोल रही हूँ, जो मैंने अपने हाथ से बनाए थे। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तुम अपने लिए पोस्ट करना चाहते हो, तो तुमको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। किसी के दूसरे का नोट्स ले आए उसको पढ़ लिए कभी कुछ नहीं होगा, मतलब हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन मैंने देखा है कि दूसरे के नोट से कभी पढ़ाई नहीं होती है। तुम अपने राइटिंग में अपने समझ के जो लिख पाओगे वो दूसरा नहीं लिख पाएगा, और उसमें वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है दूसरे के नोट्स पढ़ोगे, ठीक है। तो हमेशा अपने नोट्स खुद बनाना। सेकेंड चीज, क्लास में बैठ रहे हो, अपने सेमेस्टर वाली क्लास में बैठ रहे हो, तो जिस 1 घंटे की या 45 मिनट्स की अगर क्लास है तो उस 45 मिनट्स में जो भी चीजें क्लास में चल रही है वो तुमको समझ आनी चाहिए, जो भी चीजें A to Z। अगर नहीं समझ में आ रही है तो पूछो, डाउट लेके क्लास से नहीं उठना है, क्योंकि उसके बाद तो टाइम मिलता ही नहीं है। क्लास से उठ गए उसके बाद वो जो एक टॉपिक तुम उस क्लास में पढ़े हो उसको पढ़ने के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। एग्जाम में पढ़ोगे अलग बात है, उसके बाद उस बीच में कभी टाइम नहीं मिलता है। तो जब तक कि क्लास में बैठे हुए
जो भी क्लास में हो रहा है वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से उतर जाना चाहिए। और ये एसआईपीएमटी का एक प्रॉफिट, सबसे बड़ा प्रॉफिट चीज यही है कि सारे जो टीचर्स है वो पेशेंटली आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, उसको समझेंगे और उसका आंसर करेंगे। ठीक है, अगर क्लास थोड़ी लंबी खिंचा जा रही है तो वो बाद में समझाते हैं, लेकिन समझाते हैं। वो सिर्फ जो भी टीचर्स है जो तुम्हारे क्लास में आ रहे हैं वो सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं आते हैं, तुमको समझाने के लिए आते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। जब जो मेरा 6 सेमेस्टर जैसे ही खत्म हुआ तो मेरे पास एक साउथ सर वाले नोट्स थे, तरनजीत सर वाले थोड़े से नोट्स थे, और ये जो 4 साल में मेरे को समझ आ गया था कि ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो मेरे पास क्लास के भी नोट्स थे। और मेरी ये आदत अच्छी थी कि जब भी एग्जाम होता था तो ऐसा नहीं है कि गेट अकेडमी पढ़ ली और उससे एग्जाम दे दी। ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हो कि एग्जाम है CS में 2 का और गेट अकेडमी पढ़ के तुम एग्जाम दे रहे हो। तुमको 4 साल पढ़ने के लिए मिला है तो उसको पढ़ो। बुक से तुम्हारे पास लाइब्रेरी में बुक्स मिलेगी, नोट्स क्लास में बन रहे हैं, तो वो उस जो टाइम है उसको इन सब में यूटिलाइज करो। देखो मेरे को पता है कि जैसे ही 4 साल खत्म होंगे तुमको मैक्सिमम 1 साल तुमको मिलेगा जब तुम एकदम फ्रेश, या 1.5 साल मान लो, या 1.5 साल में बोलूंगी कि तुम एकदम फ्रेश रहोगे और अपने आप को एक पोस्ट के लिए रेडी करोगे। सिर्फ 1.5 साल मिलेगी। तुम पीछे देखोगे तुम्हारे पास 4 साल है वही चीज करने के लिए, तो वो 1.5 साल के लिए क्यों छोड़ रहे हो हर एक चीज? अगर तुम पहले से डिसाइड कर लियो कि हाँ मेरे को इस वाले सेक्टर में जाना है, मेरे को ये गवर्नमेंट ये वाली जॉब चाहिए, इसका सिलेबस ये है, पहले से तुमको सब चीज पता है, हर चीज तुम्हारे सामने है, तो पहले से उसके लिए तैयारी करो ना। क्यों बात के लिए वो 1.5 साल के लिए छोड़ के रखे हो? और 1.5 साल तो अगर पोस्ट आई तब का है ना, अगर निकलते साथ तुरंत पोस्ट आ गई तो फिर कैसे करोगे? और फिर 2 साल बाद तो पोस्ट आनी ही नहीं है। देखो जब भी पोस्ट आ गई तुमको एक पोस्ट अपने लिए रिजर्व कर लेना है, क्योंकि अगले बार कब आएगी पता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर अभी तुम थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हो या फाइनल ईयर में हो, जैसे भी हो, जितना भी अभी बचा हुआ है कॉलेज का जो डेज है उसको यूटिलाइज करो अपने फेवर में। मैंने यूटिलाइज किया, मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ मेरा टेक्निकल सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने गेट एग्जाम दिया, वो क्वालिफाई हुआ। मैंने अपने लिए एक प्रेफरेंस बनाया था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, इधर उधर कोई भी प्राइवेट वाली कंपनी मेरे को वहां नहीं जाना है। वो सब एक बैकअप प्लान था, अगर एकदम कुछ नहीं हुआ तो मैं ये कर सकती हूँ वाला एक बैकअप प्लान था प्राइवेट कंपनीज में। मैंने एक अपने लिए सैलरी डिसाइड की कि मेरे को इस सैलरी वाले ही जॉब चाहिए, इस सैलरी में मेरे को काम करना है। तो ऐसे कुछ कुछ मैंने क्राइटेरिया अपने लिए फिक्स रखे हुए थे। रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया मैंने रखा हुआ था। मैं मेनली IES और गेट के लिए ये जो दोनों सिलेबस था ये पढ़ रही थी। मेरे लिए टेक्निकल एग्जाम मेरे को समझ में आ गया था। कुछ UPSC एक बार एग्जाम दी थी, इजी लगा था, लेकिन मतलब इजी नहीं था ऑब्वियसली, मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि कर लूंगी, लेकिन थोड़े दिन बाद समझ में आ गया कि नहीं, मेरे टेक्निकल मैं पढ़ चुकी हूँ 4 साल, मेरे को पता है कि ये मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ इसको। तो ये आप लोग को खुद अपने में आना बहुत जरूरी है। और ये तब आएगा जब तुम पढ़ लिए रहोगे एक आध बार वो वाला सिलेबस, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चल के तुमको पूरा ब्लैक दिखने वाला मेरे को पता है, अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आता, लेकिन पहले से अगर अपने आप को सोच ले रहोगे तो बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया था मेरे को टेक्निकली पढ़ना है। तो 2015 जून जुलाई में पास आउट हुई। जुलाई में APL का वैकेंसी आ गया। सोचो जून में मैं पास आउट हुई, जुलाई में वैकेंसी आ गई, कुछ तैयारी नहीं हुई थी। थोड़ी बहुत जो कॉलेज में जो पढ़ी हुई थी, तो मतलब साउथ सर में मैं ज्यादा पढ़ी हुई थी, तो साउथ सर की कोचिंग थी उसमें मैं पढ़ी हुई हूँ, बस यही था मेरे पास एक बेस। और ये वाली जब मैं पोस्ट पढ़ी तो मेरे को समझ में आ गया था हाँ ये बहुत सही पोस्ट है, यही वाली पोस्ट मेरे को चाहिए थी। जो जो मैं क्राइटेरिया अपने लिए टिक करी थी सारे में वो फिट बैठ रहा था। तो मैं एक सेट करी कि हाँ अभी ये वाली पोस्ट आई है, हो सकता है 3 महीने में एग्जाम हो जाए। तो 3 महीने में मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में इसरो का भी एग्जाम आ गया, वो भी बहुत सही पोस्ट है। पोस्टिंग बाहर होती है ऑब्वियसली, छत्तीसगढ़ के एग्जाम भी बाहर ही होता है। तो दोनों के लिए एक साथ में प्रिपरेशन कर रही थी। अक्टूबर में इसरो का एग्जाम हुआ, एकदम 2-3 नंबर से, 2 या 3 में कोई याद नहीं आ रहा है।
पीछे हो गई, नहीं हुआ है। अब 3 महीने में उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो सकती है, भले तुम 24-24 घंटा पढ़ लो, लेकिन नहीं हो पाती है 3 महीने में तैयारी। अब अक्टूबर में एग्जाम हो गया, अब मैं फिर से एक प्रोबेबल डेट अपने लिए चूज करी कि जुलाई में वैकेंसी आई थी एपीएल वाली, जुलाई में वैकेंसी आई थी, हो सकता है कि नवंबर में उसका एग्जाम हो जाए। नवंबर में नहीं हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ, जनवरी फरवरी ऐसे बस डेट बितते जा रहे थे। बाद में सबसे पता चला कि ये जो गवर्नमेंट सीजी की जो भी पोस्ट आती है वो ऐसे ही होती है, बस वो वैकेंसी निकाल देते हैं, एग्जाम कब लेंगे पता नहीं रहता, और थोड़े दिन पहले ही बोल देंगे कि अब 15 दिनों में एग्जाम है या 30 दिनों में एग्जाम है, ऐसे बोल देते हैं। तो ये डर पूरे जितने दिन तक के एग्जाम नहीं हुआ था वो डर एक दिमाग में था, तो उसी कारण मेरी पढ़ाई हो जाती थी। मैं 1 महीने का टारगेट लेती थी, और जैसे जैसे लगता था कि हाँ अब नहीं आने वाली है, तो फिर मैं उसको एक्सटेंड करती थी। तो ये आपको एक बना के रखना है अपने दिमाग को सेटल करने के लिए। गवर्नमेंट जॉब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और नहीं भी है, अगर तुम उसको अच्छे से मैनेज कर लोगे तो इसी बीच आईईएस का भी एग्जाम हुआ। आईईएस में कैसा होता है, उस टाइम ऐसा होता था कि प्री होता था, 2 पेपर होता था प्री का, एक टेक्निकल पेपर होता था और एक नॉन टेक्निकल पेपर होता था। नॉन टेक्निकल में इंडिया का भी आता था और उसके बाद सीधा मेंस हो जाता था। तो मेरा मेंस के सारे पेपर्स अच्छे गए थे, टेक्निकल वाला पार्ट बहुत अच्छा गया था, ये इंडिया वाला पार्ट में फिर से गए हो गया था, बहुत ही कम नंबर आए थे, तो एक पेपर के लिए मैं चुक गई थी आईएएस वाला। रेलवे का एग्जाम हुआ था, जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर का, ये भी टेक्निकल पोस्ट था। इसमें फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकेंड राउंड में ये भी गए थोड़े नंबर से, इसमें भी चुक गई। तो बीच में और भी 2-3 एग्जाम है, बैंकिंग के एग्जाम, आरबीआई निकला हुआ था, एसबीआई निकला हुआ था, तो सब में बस थोड़े थोड़े नंबर से चुकते जा रहे थे, ऐसा होते रहता है। अब आपको जो वाली वैकेंसी चाहिए जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वो वैकेंसी नहीं आ रही है, बीच में आपको बहुत सारे रास्ते मिल रहे हैं जाने के, लेकिन क्योंकि आप उस वाली वैकेंसी के लिए पढ़ रहे हो तो इस वाली में आप कैसे सक्सेस हो पाओगे, तो नहीं हो पा रहा था, और बस फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होते जा रहा था, ऐसा होते रहता है। और अभी तो 6 महीने 7 महीने ही बिल्ड पहुंची हूँ मैं। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में पता चला कि हाँ मई में एग्जाम होने वाला है, यही एपीएल वाला एग्जाम हुआ, सेलेक्ट हो गए, सब चीज सही से हो गया। तो ये था एकदम शॉर्ट कि 2015 में मैं पास आउट हुई और 2016 में मेरे को पोस्ट मिल गई। ये ये मैं लकी थी कि मेरे को ऐसा मिल गया, जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे से ज्यादा मेहनत किए हुए अभी तक की जॉब नहीं मिली है, क्योंकि वो लोग अपना जो 4 साल था या उसके बाद का जो 1.5 साल था उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करे। वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि मेरे को टेक्निकल पाथ में जाना है कि मेरे को नॉन टेक्निकल पाथ में जाना है। सबसे बड़ा डिसीजन ये है तुम्हारी लाइफ का, तुमको बाद में इस पे पछतावा होगा अगर सही डिसीजन नहीं लिए तो प्लीज अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी, अगर आप 6 सेमेस्टर में हो तो भी, एक डिसाइड कर लो कि आपको टेक्निकल में जाना है कि नॉन टेक्निकल में जाना है, और उसी के हिसाब से तैयारी करो। आग बंद करके तुम आगे बढ़ते रहोगे, कुछ कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हारे 4 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। तो 4 साल को यूटिलाइज करो और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से बीच में एपीएल के बाद एससीएस एग्जाम भी आया था, वो वाला भी क्लियर हो गया था, लेकिन अच्छी पोस्ट नहीं मिली, तो उसमें भी बहुत सारी पोस्ट रहती है, तो मैं फिर एपीएल ही कंटिन्यू करी, ये मेरे को थोड़ा ठीक लगा। ये तो ये सब है। इसके अलावा ये तो सब टेक्निकल पार्ट था जो मेरा कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ी चीज है। टीचर्स हैं उन सब से आप पूछ सकते हो, मैं सबसे ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, मतलब डाउट के अलावा मेरे मुंह से और कुछ चीज नहीं निकलता था टीचर से अगर बात करनी है तो। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो डाउट भी नहीं निकलता था मुझसे, मतलब मैं एकदम ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। लेकिन मेरे को समझ में आ गया खुद में कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कुछ कॉलेजेस में
MEA एक फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, वो उसमें मैं पार्टिसिपेट करी, थोड़ा बहुत उससे कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ। टीचर से भी बात करने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, MRK सर है, अ, और भी, और दूसरे सर यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे ऐसे सर जो भी निकल गए हैं और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया था हर हर एक लेवल पे। गांगुली सर, अतुल तिवारी सर, तरनजीत सर और नवीन जैन सर तो बहुत ही ज्यादा, मतलब वो बाकी जितने भी हैं उनको उतना सपोर्ट नहीं करते थे जितना मेरे को सपोर्ट करते थे। ऐसा मेरे को लगता था कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट था, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ था कि टीचर्स का मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये मैंने MEA ये सब तो ज्वाइन किया, टीचर से डिस्कशन किया, और भी कॉलेजेस में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तुम्हारे साथ भी होंगे। बहुत ही बहुत ही ज्यादा डाउन चीजें भी हो सकती है, बहुत ही ज्यादा अप चीजें भी हो सकती है, तो उन सब से भी आपको बैलेंस करके चलना है, हार नहीं माननी है। कुछ प्रॉब्लम आया, उसका सॉल्यूशन खोजना है, वो प्रॉब्लम को लेके नहीं चलना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी कॉलेज कॉलेज लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। आपको किसी से शेयर कर सकते हो तो किसी से शेयर करो, टीचर्स आपके शेयर करने के लिए ही हैं, उनसे शेयर करो। नहीं शेयर कर सकते अपने फ्रेंड से शेयर करो, नहीं शेयर कर सकते खुद में, आप उतने हो कैपेबल कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इतने बड़े हो गए हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसको लेके नहीं घूमने। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आई हुई होंगी, तो उनको सॉल्व करो, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मेरे साथ भी बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उससे मैं डिमोटिवेटेड नहीं हुई, उससे मैं सिर्फ मोटिवेटेड हुई और मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाई। मैं इतना बोल पा रही हूँ, ये एक मैजिक है। अगर आज से 5-6 साल पहले मेरे को देखोगे, 5-6 साल, सॉरी, 8-9 साल पहले, तो मैं इतना नहीं बोल सकती थी, टीचर्स के सामने तो बिल्कुल नहीं बोल सकती थी। तो मैं अ, अपना, मतलब एक डर जो है कि मेरा मजाक उड़ सकता है, मेरे को लोग गलत बोल सकते हैं, ये वाला जो डर है, स्टेज फियर बोलते हैं, ये सबको दूर करना है। ये होगा अगर, तो उसको लेके मत चलो कि मेरे पास स्टेज फियर है, मैं दूसरों के सामने बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती। मेरे को पता है कि ये सब मेरे में है, तो जब पता है तो उसको दूर करो, कुछ भी करके। जो तुमको सही लगता है वो तुम करो और उसको दूर करो। बहुत सारे रास्ते हैं ये सब चीजों को दूर करने के लिए। जैसे ही तुम्हारे 4 साल खत्म हुआ है, तुमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके वहां से बाहर निकलना है। इसके अलावा, मैं जब रिटर्न था वो एग्जाम जब क्लियर हुआ, इंटरव्यू में मेरे को जाना था, तो उसके पहले मैं, जहां मेरे को लग रहा था कि यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, जहां पर भी मेरे को लग रहा था मैं वहां चली जाती थी और इंटरव्यू दे के आ जाती थी। तो उससे भी मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था। मैं कभी इंटरव्यू नहीं दी हुई थी, प्लेसमेंट में 1-2 बार दी हुई थी, उसके बाद मैं कभी इंटरव्यू नहीं दी हुई थी, तो मेरे को वो वाला एक डर था। तो उसके लिए मैं यही रायपुर में ही, जहां पर भी वैकेंसी रहती थी सिर्फ इंटरव्यू वाली, वहां चले जाती थी। मेरे को वो पोस्ट नहीं चाहिए रहती थी, बस में चले जाती थी। 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि ऐसा लगने लग गया मेरे को कि ये हाँ मत बोल दे कि तुम सिलेक्टेड हो करके, मतलब लिस्ट में मेरा नाम मत निकाल दे, क्योंकि अगर नाम निकाल दे तो मेरे को ज्वाइन करना पड़ जाएगा। वो होता है भाई कि सैलरी देगा तो ज्वाइन कर लूँ, क्या होता है। तो ऐसा मेरे को नहीं करना था, मेरे को सिर्फ वही वाली ही पोस्ट चाहिए थी, तो मैं अपना इंटरव्यू जानबूझ के बिगाड़ भी देती थी। तो सारे डिसीजंस मैंने खुद ही लिए हैं, चाहे इंटरव्यू बिगाड़ने वाला हो चाहे अच्छा करने वाला हो, जो भी है मैंने खुद लिया। ठीक है, तो ये सबसे मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ। इसके अलावा जो मेन है वो है तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड। फैमिली तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट हमेशा करेगी, अगर तुम उनको रीजन कर दोगे ट्रस्ट करने का। तुम रीजन नहीं दोगे ट्रस्ट करने का तो क्यों तुम पे ट्रस्ट करेगी। हर एक फैमिली ट्रस्ट करना चाहती है अपने बच्चे पे, तो तुम उनको रीजन दो। सेकंड, फ्रेंड्स। अगर 4 साल में कुछ नहीं कमाए हो, बैक लग रहे हैं, बैक कोई बड़ी चीज नहीं है, क्लियर हो जाते हैं। बैक वाले इंसान भी आगे चल के बहुत कुछ कर लेते हैं। ये सब नहीं कमा पा रहे हो तो एक फ्रेंड कमा लो। जब तुम फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजरते रहते हो ना, तो ऐसा लगता है खुद पे नहीं हो पाएगा क्या, मैं नहीं कर पाऊंगी क्या, तो तब वो फ्रेंड एक रहना चाहिए कि नहीं हो जाएगा, या फिर उसे शेयर करने के लिए अपना जो भी प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम भी मत शेयर कर लो, लेकिन एक कोई होना चाहिए। तो एक फ्रेंड बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना ग्रुप बनाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना के कारण एक दूसरे से अलग अलग हो गए होगे, तो
तो एक दूसरे से कांटेक्ट करो। एक ग्रुप बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमको वो फाइनेंशियली सपोर्ट ना करे, फिजिकली सपोर्ट ना करे, लेकिन मेंटली सपोर्ट बहुत करेगा। अपने ही ब्रांच के बनाओ, दूसरे ब्रांच के बनाओ, जिसको आना है उसको बनाओ, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड तुम्हारे पास रहना चाहिए हमेशा। मेरे पास थे, मेरे तो पूरे 120 के 120 स्टूडेंट्स मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे मिले थे जो मेरे साथ थे। उनमें से बहुत अभी मेरे पास है, और ये जो मैं ये पोस्ट पाई हूँ उसमें 50% उनका योगदान था। उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे को सपोर्ट किया है। तो फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको इग्नोर मत करना। तो ये सब मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मैंने ये सब शेयर किया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मेरे दिमाग में तो नहीं आ रही है। मैं सोची थी कि शेयर करूंगी, लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रही है। तो अगर अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, या किसी भी कोई भी क्वेश्चन जो आपने डेली लाइफ से, पर्सनल प्रोफेशनल, जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप अभी पूछ सकते हैं एड्रेस करके। Yeah. Thank you, ma'am. Such a novel and mind-broadening session. Now let us move towards the Q&A round. And for this, I will request you all to please ask your queries. You can also write it on chat box. Thank you, ma'am. बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं मयंक शर्मा। हाँ यस बेटे हाँ, मतलब ये आपकी मतलब उपलब्धि देख के भी मतलब बड़ी खुशी हुई, और वाकई में कि जितने कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो ये भी मतलब आश्चर्यजनक चीजें हैं हम सभी के लिए। हाँ, ये जो नॉन टेक वाला जो पार्ट है, इसमें जो एक तो आप टेक्निकल पार्ट है, एक नॉन टेक वाला जो पार्ट है, जिसमें शायद मेरे ख्याल से आजकल पीएससी में जो रहता है वो मिनिमम शायद उसमें कुछ कट ऑफ निकालना रहता है, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से ना। यस तो उसके लिए मतलब जो तैयारी है उसके बारे में शायद स्टूडेंट को बताएंगे अगर कुछ, कि कैसे मिनिमम तक पहुंच पाए तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। देखो हर साल एक कट ऑफ डिसाइड होता है, हर साल अलग अलग कट ऑफ रहता है, लेकिन एक जब तुम पिछले रहता है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल को हो, सबका एक कट ऑफ रहता है। ऐसे जो नोटिफिकेशन है उसमें लिख दिया रहता है 33% कट ऑफ रहेगा, तो उसको देख के सब खुश जाते हैं कि बस 33% ही तो लाना है। ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ कैसे निकलता है मेरे ख्याल से जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं अभी तुमको बताती हूँ। रिजर्वेशन फैक्टर भी सबको पता होगा। अब ये है इसलिए मैं उस बारे में बात करना चाहूंगी। अगर 100 पोस्ट है तो उसमें से पहले एस सी एस टी गर्ल, ओबीसी, फिर जनरल की गर्ल, और फिर जो बच जाती है वो रहती है जनरल के लिए। और उस जनरल में सभी कैटेगरी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 100 में से तुम्हारे पास, मतलब एकदम मैक्सिमम ले लो 20 पोस्ट तुम्हारे पास रहेगी। एकदम मैक्सिमम ले रही हूँ ना मैं, 20-25 से 30 पोस्ट तुम्हारे पास रहेगी। और इसमें ओबीसी वाला भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी कैटेगरी के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ भी उसी हिसाब से बनता है। हर एक जो कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग कट ऑफ रहता है। जैसे अगर 100 पोस्ट है, जिस तरीके का रिजर्वेशन फैक्टर अगर लागू हुआ है, मान लेते हैं उसमें से 10 पोस्ट मिली है एसटी गर्ल को, ठीक है, एसटी गर्ल को मिली है 10 पोस्ट, 10 की 10 सिर्फ एसटी गर्ल से भरेगी। अगर कोई एसटी गर्ल पास हो जाती है, मतलब मान लो वो 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर में से 33 नंबर पासिंग मार्क्स, उसके नीचे वाले फेल माने जाएंगे। 33 नंबर पासिंग मार्क्स है, मेरे को 10 एसटी गर्ल लेने हैं, तो अगर 99 ला रही है तो मैं उसको लूंगी, 55 ला रही है तो भी ले लूंगी। 33 से 100 के बीच अगर मैं 10 टॉप लिस्ट बनाऊं, उसमें जो भी आ जा रही है मैं उसको लूंगी। 34 नंबर भी अगर आ जा रहा है किसी का और वो उस टॉप 10 की लिस्ट में कोई पास ही नहीं हो पाई, तो 34 नंबर वाली को भी मैं इसमें लूंगी। वही अगर जनरल की देखेंगे तो जनरल में अगर 20 सीट्स हैं मान लो, तो जनरल में तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जिसका भी पूरे टोटल में जितना भी टॉप टॉप में लिस्ट आ रही है, टॉप 20 में जो भी आ रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नहीं, इस पोस्ट को पा सकते हैं। तो इसका कट ऑफ 33% तो पासिंग मार्क्स है, और 100 तुम्हारा ये है। इनके बीच में जो भी टॉप 20 रहेंगे, तो टॉप 20 0.5
से भी डिफर कर सकते हैं। किसी का 99.5 आ रहा है, किसी का 99 आ रहा है, 98.5, 98, 97.5, 97, ऐसे करके भी टॉप 20 एक ही 90s के लाइन में ही आ सकते हैं। तो 34 वाली को भी जॉब मिल सकती है क्योंकि वो क्राइटेरिया वाली है। और जनरल में कट ऑफ इधर भी रेंज कर सकता है, 94 नंबर भी कट ऑफ जा सकता है 100 से। अब ये कट ऑफ हमको कैसे पता चलेगा? तो ये प्रीवियस एग्जाम से मैक्सिमम 4 साल तक के का आपको देखना है। वैसे तो टेक्निकल में हम लोग के पास देखने के लिए ज्यादा पोस्ट नहीं है, बट फिर भी 60-70, 100 में बोलूंगी अगर मैं, तो 60-70% के आसपास टारगेट रखना है आपको। वैसे ही माइंडसेट बना के रखना है कि मेरे को इतना परसेंट लाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हमको नहीं पता रहता 4 साल में कि इतना कंपटीशन भी है, सिर्फ हमको गेट पता रहता है। इधर गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब मेरे को नहीं पता था, मेरे को सिर्फ गेट पता था। तो जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में इधर आई तब मेरे को पता चला कि भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन है। 0.5 के लिए तुम आउट हो जाओगे, इतनी मेहनत किए रहोगे 5-6 साल, और सिर्फ 0.5 नंबर तुम्हारा चूक जाएगा और तुम उस रेस से बाहर हो जाओगे। और फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी और कब तुम उसमें अप्लाई कर सकोगे। तो पहले से आपको एक टारगेट बना के रखना है पिछले एग्जाम्स को देखते हुए कि जनरल या फिर तुम्हारी कैटेगरी में जहां तुम फॉल कर रहे हो उसका कट ऑफ कितना जा रहा है। तो उसके अराउंड अपने आप को रखना है। जब आप पेपर सॉल्व करोगे उससे पहले आपको अपने से एक पेपर बनाना है, कहीं से भी ले लेना, ऑब्जेक्टिव, या कॉलेज में ही कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो जाते हैं, तो उसके पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। उसमें आप अपने को 80 मार्क्स, 100 का अगर पेपर है तो 80%, 70% इसमें ही आपको फॉलो आउट करना है। इससे ज्यादा आ रहे हैं अच्छी बात है, कम आ रहे हैं आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ऐसे आपको डिसाइड करके चलना है कट ऑफ। तो प्री के लिए अलग, मतलब अगर नॉन टेक्निकल की बात करें तो प्री के लिए जब प्री रहता है तब अलग कट ऑफ रहता है और मेंस में अलग कट ऑफ रहता है। प्री के मार्क्स उसमें शामिल नहीं किए जाते। टेक्निकल में पूरा जोड़ के एक मार्क्स रहता है, इंटरव्यू का भी उसमें मार्क्स रहेगा और इधर रिटर्न एग्जाम का भी उसमें मार्क्स रहेगा। उससे जो कट ऑफ बनेगा उससे पोस्ट मिलती है। सर मैंने क्वेश्चन का आंसर पूरा दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोई स्टूडेंट, मैं चाहूंगी कि आप क्वेश्चन पूछें। मैम हाँ मैम गुड मॉर्निंग मैम। मैम अभी मैम जैसे अभी हम लोग में से कुछ लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैम मैंने ये सुना है कि जैसे गेट की तैयारी करने से जैसे ये अपने एपी पीएससी ये सब एग्जाम्स होते हैं, थोड़े थोड़े कंपैरेटिवली थोड़े से इजी पड़ते हैं मैम। मैम ऐसा ये मिथ है कि देखो, गेट में अगर जॉब वाला तुमको पोस्ट चाहिए, गेट की शुरुआत में जॉब रहता है, उसके बाद फिर आईआईटीज रहेंगी, फिर एनआईटीज रहेंगी और फिर प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं। तो अगर जॉब वाला उसमें चाहिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि पोस्ट बहुत कम है और पूरे ऑल इंडिया से उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। यहाँ पूरे ऑल इंडिया से कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट रहता है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग करते हैं। एनआईटी है यहाँ, अभी आईआईटी हुआ है तो आईआईटी वाले स्टूडेंट्स रहेंगे और जितने भी प्राइवेट और जीसीज हैं ये सारे करेंगे। तो हम खुद ही बैलेंस इसको देख सकते हैं। ये जो चीज है वहां पर पूरे नेशनल में हमको क्वालिफाई करना है, यहाँ पर अपने स्टेट में क्वालिफाई करना है। तो एज कंपेयर टू गेट का जो जॉब वाला क्राइटेरिया है वो वाले से ये नॉमिनल ऐसा बोला जाएगा कि इजी पड़ता है, थोड़ा सा इजी उससे पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेहनत इसमें कम करनी पड़ेगी, मेहनत उसे डबल करनी पड़ती है क्योंकि गेट हर साल आता है, ये नहीं आता हर साल। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं फैक्टर, रिजर्वेशन भी एक फैक्टर है, प्लस पोस्ट भी कम रहती है, ये सारे इसमें फैक्टर है। तो मेहनत इसमें भी उतनी करनी पड़ जाती है, लेकिन थोड़ा सा उससे ये इजी पड़ता है जो गेट का जो एग्जाम है। जॉब वाला, जॉब के लिए अगर मेरे को पोस्ट चाहिए वो
नीचे फिर आईआईटी एनआईटी अगर जाना है तो फिर तो वो ठीक है, अगर तुमको एमटेक करना है तो फिर गेट में ही चले जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम जैसे हम लोग अभी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे किसी भी एग्ज़ाम को लेके, तो एक कॉन्फिडेंस काम होता है ये सोचकर कि जो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, वो कहीं ना कहीं हमसे आगे हैं। तो इसको कैसे हैंडल किए थे आप जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए थे? ये रहता है और यही डर तुमको आगे बढ़ाएगा। ये डर हमेशा रखना कि मेरे से आगे बहुत सारे लोग हैं, कभी अपने आप को फर्स्ट में मत रखना। मेरे से आगे बहुत सारे लोग थे, मेरे को पता था मेरे ही सीनियर्स हैं जो लोग दिल्ली में जाके 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई और दूसरे कोचिंग में जा रहे हैं, और मैं यहाँ घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रही थी। वो मैं कोचिंग करी हुई थी लेकिन उस टाइम मैं प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। तो जो 1.5 साल जो मेरे को मिला, 1 साल जो मेरे को मिला, वो मैं खुद से सेल्फ स्टडी ही करी हुई हूँ और उसी से ये वाला जॉब क्रैक करी हूँ। तो मेरे को ये डर हमेशा था कि मेरे से आगे बहुत सारे लोग हैं। तो तुमको अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि इतना सिलेबस है, ये मैंने अच्छे से पूरा किया हुआ है। अगर तुमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैंने अच्छे से तैयारी की हुई है, फिर तो जो रिजल्ट है वो जैसा आना है वो आएगा ही। तुमको नहीं पता है कि सामने वाला जो है वो कितना वो प्रिपरेशन किया हुआ है, बस ये पता है कि वो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है। कितना प्रिपेयर कर रहा है तुमको नहीं पता। तो बस एक उसका डर लेना है, उससे अपने आप को डिमोटिवेटेड नहीं करना है। सिर्फ वो डर अपने दिमाग में रखो कि मेरे से आगे लोग हैं, मेरे को और आगे बढ़ना है, मेरे को और पढ़ना है, मेरे को और तैयारी करनी है, तैयारी पूरी नहीं हुई है, हर घंटा तुम्हारा बीतते जा रहा है। ये 1 घंटा हो गया, 1 घंटा बीत गया, ये घंटा वापस नहीं आएगा। वैसा ही रोज तुम्हारा बीतते जा रहा है, और तुम यहाँ अगर मोबाइल चला रहे हो या कुछ भी ऐसी दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो पढ़ाई के अलावा, तो वहां बैठ के जो दूसरा इंसान है वो पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो तुमसे आगे जाएगा ही। तो ये डर अपने दिमाग में हमेशा रखना है, लेकिन उस डर से अपने आप को डिमोटिवेटेड नहीं करना है, उससे अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को पुश करते जाना है। कई सीनियर्स थे उस टाइम पे, लेकिन उनका क्रैक नहीं हुआ, मेरा क्रैक हो गया, क्योंकि मैं अपने आप को वैसा बैलेंस कर पाई। मैं अपने आप को कभी डाउन नहीं कर पाई। उनका किसी और कारण से नहीं हुआ, मेरा किसी और कारण से हो गया, ये सब अलग मैटर है। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेटेड नहीं करना। अगर ऐसा लगता है कि मैं डिमोटिवेटेड हो रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, तो टीचर्स उसी लिए है। तुम उनसे बात करो, वो तुमको हमेशा मोटिवेट रखेंगे। क्लास में इंटरेक्शन रखो अपना, ज्यादा बात नहीं करना है। टीचर से डरो मत, ये एकदम बहुत ज्यादा बड़ी बात है। टीचर से कभी मत डरना, लेकिन उनकी रेस्पेक्ट करना। डर और रेस्पेक्ट में फर्क होता है। मैं डरी नहीं, मैं रेस्पेक्ट करती थी। वो मेरा अंडर कॉन्फिडेंस के कारण मैं बात नहीं कर पाती थी, वो अलग बात है, लेकिन मैं डरती नहीं थी। कुछ भी मेरे को डाउट होता था, कहीं पर भी कैसा भी डाउट होता था, मैं पूछ लेती थी। क्लास में पूछूं या क्लास के बाहर पूछूं, मैं प्रॉब्लम्स लेके नहीं चली हूँ, सॉल्यूशन साथ लेके चली हूँ। तो ये अपने दिमाग में रखना, कभी भी प्रॉब्लम्स को साथ में लेके मत चलना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी, कितने लेके चलोगे अपने साथ। ठीक है, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? मैम एक्चुअली जैसे आपने सीजीपीएससी नॉन टेक्निकल की बात करी, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है मैम, इसमें जैसे देखेंगे एक चीज सेम रहता है कि जो सी सेट रहता है मैम वो थोड़ा इजी रहता है, लेकिन जैसे फिर हम एसएससी की तरफ जाएंगे या अदर बैंक अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ जाएंगे, मैम वहाँ पे जो क्वांट रहता है, रीजनिंग रहता है, एप्टीट्यूड रहता है मैम, उसका लेवल एक हद तक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। मैम हम लोग इस डोमेन में जिस जो भी स्टूडेंट है, मतलब नॉन टेक्निकल के पीएससी के डोमेन में जो भी है मैम, उन लोग को प्रैक्टिकली ये समझना चाहिए कि एक बार अगर हम सीजीपीएससी वाले डोमेन में चले गए या यूपीएससी वाले डोमेन में चले गए सिविल सर्विसेज के, तो उनको क्वांट को उस लेवल में प्रिपेयर नहीं करना चाहिए कि बाकी सब एग्जाम्स की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिकली कंपटीशन को देख के अगर देखा जाए तो। देखो, सबसे पहले अगर नॉन टेक्निकल, अगर कोई एक इंसान चूज करता है कि मेरे को नॉन टेक्निकल की तरफ जाना है, तो पहला उसका ऑप्शन रहता है सीजीपीएससी, और उसका वो सिलेबस देखता है, उसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको देखता है, उसमें उसको पता चलता है कि इस लेवल का एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, वो उस लेवल का सॉल्व करता है। लेकिन Yes. क्योंकि मैं एक मैथ्स वाली हूँ, मतलब
मेरा बैकग्राउंड मैथ्स वाला है, सारे इंजीनियर्स का बैकग्राउंड मैथ्स वाला है, हमको समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही लो लेवल वाला है। लेकिन अपने पास एक बुक है आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे रहते हैं, थोड़े से मतलब जितना सीजीपीएससी में आता है उससे अपर लेवल के ही रहते हैं, तो पहले से ही हमारा जो बेस रहता है वो थोड़ा स्ट्रांग रह जाता है। Yes. तो जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, मतलब जैसा मेजरली होता है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वो आर एस अग्रवाल हमारे पास रहती है, उसी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो हम सॉल्व करते हैं और एक कॉन्फिडेंस ले आते हैं कि हो गया, इतना ही मेरे को करना था, इस लेवल का मेरे को करना था, हो गया। अब 1 साल 2 साल जब बीत जाता है, एसएससी के कुछ एक आध वैकेंसी इस 2 साल में आ गई रहती है, दूसरे जो नेशनल लेवल के हैं उस टाइम की वैकेंसी आ गई रहती है, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि मैं सीजीपीएससी पे फोकस्ड हूँ। पूरा इग्नोर मतलब जैसा होता है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, उसको हम लोग पूरा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मैं सीजीपीएससी में फोकस्ड हूँ, अभी मैं एसएससी और ये सब पे ध्यान नहीं देती, मैं यही करूँगी, तो हम लोग सीजीपीएससी में बंध जाते हैं। Yes, ठीक है, ma'am. तो ऐसा मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसा मत करना। जो भी चीज तुम देख रहे हो, जो भी पोस्ट आ रही है, एटलीस्ट उसका सिलेबस एक बार देख लो, उसमें अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो भी वैकेंसी आ रही है उसका सिलेबस एक बार जरूर देखो, ताकि तुम जो पढ़ रहे हो उससे मिलता जुलता तो नहीं है ये तुमको पता चले। तो जैसे एसएससी का सिलेबस देखोगे तो उसके एप्टीट्यूड्स थोड़े से ज्यादा लेवल के, जैसे तुमने बताया सही बताया, उसके थोड़े से ज्यादा लेवल के। तो जब तुम एप्टीट्यूड की तैयारी करोगे तो जो मैक्सिमम लेवल है उस लेवल की तैयारी करो, और जो मिनिमम लेवल है वो भी तैयारी अपने पास रखो, तो Yes, एक ही ma'am. बार में तुम्हारा दोनों चीज क्लियर हो सकता है, मतलब जो सिलेबस है वो दोनों एक साथ क्लियर हो सकता है। 2 साल 3 साल जब बीत जाता है ना, तब हम लोग एसएससी की तरफ आते हैं कि यार Yes, सीजीपीएससी में नहीं हो पा रहा है, तो एसएससी में क्योंकि ज्यादा पोस्ट आती है तो हम लोग थोड़ा सा एसएससी की तरफ जाते हैं, और रेलवेज है ये सब या बैंकिंग है ये सब की तरफ आते हैं। अगर एसएससी और अगर सीजीपीएससी चूज कर रहे हो तो एसएससी वाला थोड़ा ध्यान रखना, सिर्फ yes, ma'am. एप्टीट्यूड अगर चूज कर रहे हो तो बैंकिंग तरफ ध्यान रखना, मिक्स मत करना, क्योंकि बैंकिंग Yes, का ma'am. एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा वास्ट रहता है, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही वास्ट रहता है बैंकिंग का एप्टीट्यूड। ऐसा लगता है कि अरे ये तो इजी है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रहती है, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा Yes, ma'am. प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ जाती है। Thank you, ma'am. हेलो विजेता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। विजेता, ये पूछना था कि सीजीपीएससी में तो जनरली छत्तीसगढ़ लैंग्वेज और अपना छत्तीसगढ़ का जीके आता ही है, तो उसका प्रिपरेशन तुमने कैसे किया था? और सर उसके लिए पहले तो लगा कि ये पूरा मेरे से मतलब मेरे बैकग्राउंड का नहीं है, मैंने ये सब कभी नहीं पढ़ा है, तो मेरे को लगा कि मेरे को कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैं ऐसे ही कोई भी जो भी मेरे आसपास सबसे कम पैसे वाली, अब उस टाइम मेरे को ये दिमाग में आ गया था कि मेरे को ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना है, तो जो भी मेरे को कोचिंग सामने दिखी थी वहां मैं चली गई। 3 दिन ही बस गई थी, मेरे को समझ में आ गया ये मैं अपने से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करके बैठी हुई हूँ, मेरा दिमाग चलता है, मेरे को इतना पता है, तो ये तो सिर्फ याद करने वाली चीज है। और पूरे 4 सालों में हम लोगों ने कितने सारे थ्योरी सब्जेक्ट से जो याद किए हुए हैं, तो ये भी हम लोग याद कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं रहती है, बस अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ जाता है एक फ्लो में। तो मेरे को लग गया कि नहीं ये वाली चीज मैं कर सकती हूँ, मेरे को टेक्निकल के लिए थोड़ी जरूरत थी, तो वो मैंने जब 4 साल जो मेरे चल रहे थे उस टाइम मैंने कर लिया था थोड़ा सा प्रिपरेशन, लेकिन इसके लिए मेरे को नहीं लगा कि मेरे को प्रिपरेशन की जरूरत है। तो टूटेजा की बुक उस टाइम पे थोड़ी चल रही थी, तो टूटेजा की बुक ली, उसी से ही A to Z फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक के मैंने पूरा पढ़ा उसको। और तो मेरे को कोई बुक, हाँ हरिराम पटेल उसके थोड़े दिनों बाद थोड़े फेमस होना चालू हुई थी, तो हरिराम पटेल पढ़ी थी। और कल्चर वगैरह ये सब फैमिली बैकग्राउंड से थोड़ा घर में डिस्कशन करते थे, तो थोड़ा वर्ड्स वगैरह वहां से छत्तीसगढ़ी वर्ड्स है ये सब वहां से आ गए, तो ऐसा हो गया। ओके, थैंक यू विजेता। मैम आपने हेलो हेलो विजेता, कैसी हो?
सर Sorry, मैं थोड़ा सा लेट हो गया. You haven't changed a lot, and good to see that you are well placed and very happy in your life. बहुत बहुत थैंक अच्छा यू लग रहा है. तो अभी अभी कहाँ है तुम्हारा पोस्टिंग? सर रायपुर में ही You are in रायपुर only? है। अरे तो तुम कभी कॉलेज नहीं आए वापिस आओ भाई. बहुत जरूरत है तो आप लोग का हमको. ये तो सर वो 2 बार हम आए थे तो आप ही से बस मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब आएंगे सर। after all, head of the department is the bad guy. ना nobody wants नो to सर, meet. नो सर, नो सर, नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं Everybody था। everybody wants to escape from me. Nobody comes to me. नो But सर, नो सर। अब आप लोग आइए. स्वागत है और आप लोग का गाइडेंस का बहुत जरूरत है. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि आप लोग का बात जो है ना वो जल्दी रजिस्टर होता है स्टूडेंट्स में. वी हैव मूव्ड वेरी लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप हम लोग का बहुत दूर हो गया. सो यू विल बी द मिडिल मैन. तो कम अलोंग. अब अच्छा एलुमनाई का भी एक फंक्शन हुआ था. अगर आप रायपुर में हैं तो उस दिन भी नहीं आए. दिसंबर में हाँ हुआ था. यस सर, हाँ वो नहीं आ पाए थे, कुछ कारण से नहीं आ पाए थे। अच्छा. तो और कौन है अपने बैच के जो हैं जो एलुमनाई अच्छे सक्सेसफुल हैं? कोई है पहचान में आपके? चलो एक दो कोई है बात सर, नहीं. एक दो है, कोई अच्छा मतलब लेकिन तो वो लोग बाहर है, रायपुर में नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है. whoever are well placed we would like to call upon on this प्लेटफॉर्म एंड पोडियम. तो आप मनीष आर के साहू सर या आकाश सोनी सर या जिनके भी कांटेक्ट में है उनसे थोड़ा शेयर करिएगा उनका कांटेक्ट डिटेल्स. ठीक है. Yes. और इंजीनियरिंग के बाद अब टीचिंग में आने के बाद कैसा लग रहा है? मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल हाउ यू फील एज ए टीचर? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बड़ी है, ये समझ में आया सर। हम्म. पहले स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता था कि नहीं ठीक है कर लेंगे, ऐसा मतलब उतना नहीं लगता था कि टीचिंग एक बड़ा काम है, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। मैं सभी स्टूडेंट से ये बोलना चाहूंगी कि अपना तुम्हारा जो टीचर है वो तुमको बनाने के लिए वहां पर खड़ा है, तुमको नॉलेज देने के लिए वहां पर खड़ा है। वो सिर्फ ऐसे बोलने के लिए, अपना अपना काम निकालने के लिए नहीं खड़ा हुआ है। टीचिंग प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोफेशन है, ये हमको अभी पता चला। हर जो क्लास में 60 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो पूरे 60 स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहती है, उन सबको बनाना हमारे ऊपर रहता है। तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट को उनसे डरना नहीं चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये एक बार पहले बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोलूंगी, क्योंकि पूरे 4 साल में वो तुम्हारे साथ है, वो टीचर तुम्हारे साथ है। जैसे ही 4 साल छूटेंगे तुमको ऐसा लगेगा कब छूटे, ये 4 साल कब खत्म हो। मेरे को भी लगता था, एक थोड़ा आ गया था क्योंकि मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही थी, लेकिन जब छूट जाता है ना तब लगता है कि अरे ये मेरे को डाउट आया, अब मैं ये किससे पूछूं। तो वहां पर जब हम पढ़ते रहते हैं, हमको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम जाके पूछ सकते हैं। लेकिन जब खत्म होता है ना उसके बाद डाउट पूछने के लिए वो डाउट किससे पूछूं, कहाँ से पूछूं, क्योंकि सीनियर भी कांटेक्ट में नहीं है, मेरे नहीं थे कांटेक्ट में, तो किसी से मैं ज्यादा कांटेक्ट में नहीं थी, तो कहाँ से पूछूं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। तो जब तक तुम्हारे पास टीचर है, तुम्हारे पास एक कवरिंग शेड है, उसका यूटिलाइज करना। तो अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आप? सर अभी आरएसी और ईएम इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी अभी इस सेशन में हम उसको पढ़ाए हुए हैं। तो कौन से कॉलेज में हो? पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक में आरएसी. तो वहाँ तो हिंदी में भी पढ़ाना पड़ता होगा ना? नहीं सर, रायपुर में ऐसे मतलब इंग्लिश मीडियम वाले ही स्टूडेंट्स आते हैं, तो उतना गैप नहीं होता। अच्छा तब ठीक है. अदरवाइज हाँ they are supposed to write their paper both in English and Hindi. हाँ, है ना? दोनों में रहता है। हीट का उत्पादन होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वहां से चलेगी. मैंने एक दो बार हाँ पेपर चेक किए हैं तो मिक्स दे कैन राइट मिक्स. हाँ यस सर। तो चलो अच्छा है. आगे भी कुछ करने का इरादा है कि नहीं? यस सर, आगे एमटेक करना है, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट में लेना पड़ता है, थोड़ा बताना पड़ता है, वहां से परमिशन मिलेगी तब एमटेक कर सकते हैं, तो वो परमिशन नहीं मिल पा रही है, तो उसके कारण नहीं हो पा रहा है अभी। ठीक है. बट परस्यू योर हायर स्टडीज ऑल्सो. एमटेक करने के बाद पीएचडी तक मिनिमम
जाना, sir. क्योंकि जिस फील्ड में आप हो ना उसमें पीएचडी डिग्री वेरी सून इट इज गोइंग टू बी ए मस्ट। Yes. और नॉलेज है, तुम हमेशा नॉलेज के पीछे चली हो और परस्यू किया है, तो डोंट गेट योरसेल्फ स्टक अप विद दिस थिंग ओनली। और बहुत अच्छा फील्ड रहेगा तुम्हारे लिए। एमटेक अगर करोगी तो भी एनआईटी है आपका पास में है। और मेरा यही है कि जितना जल्दी हो सके, before you have got different responsibilities in your life, you understand what I am talking about, before that you complete all the studies material, PhD VhD जो भी करना है, पेपर ये वो पोस्ट डॉक जो भी करना है कर लीजिए, then you will get certain promotion, you know, now you are a lecturer, one day you will be head, then बढ़ते चले जाएंगे, तो उस समय ना वो एक कागज का टुकड़ा आपकी हिंड्रेंस नहीं बनना चाहिए कि आपके पास डिग्री नहीं। सो अभी समय है, करते चलिए, लगे में लगे, सब खत्म कर दीजिए। Yes. ठीक है, और कोई कुछ मैडम से पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए भाई। देखिए ये यंगेस्ट टीचर है हमारे बीच में आज। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर चूजिंग टीचिंग एज ए कैरियर। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी श्योर दैट वो जो उम्मीद है ना कि सोसाइटी अभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, क्योंकि विजेता हम लोग ना, हमेशा मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, कि आज मदर फादर भी ना सही बात बोलने से डरते हैं, अपने बच्चे को डांटने से डरते हैं, बट वी एज ए टीचर्स आर द लास्ट पर्सन ओवर दिस प्लानट अर्थ, जो हम लोग ना स्टूडेंट को डांटेंगे भी, गलत होगा तो उसको हम जो है सही करने के लिए पूरा प्रयास करें, क्योंकि हम डरते नहीं, हमको बच्चे से कोई डर नहीं है ना, हमारे बच्चे से हमको कोई दो पैसा लेना है या ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। सो टीचिंग इज द noblest profession right now in the society, who is going to decide what will be the course of this humanity, you know। बहुत बड़ा बात नहीं है, ह्यूमैनिटी आज मर रहा है, क्यों? क्योंकि एथिक्स खत्म हो रहे हैं। एथिक्स क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि मोरालिटी खत्म हो रहा है। मोरालिटी क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि हम लोग बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिए। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज वी हैव गॉट आवर सेल्फ यू नो कन्फाइंड टू दिस 7 इंच और 17 इंच मोनीटर। फेसबुक में 2000 लोग हैं, मगर उनसे आप बिहेवियरल कोई एस्पेक्ट रखते नहीं हैं, आप फेस टू फेस मीट नहीं करते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, धीरे 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 आदमी के अंदर का जो एक इमोशनल क्वोशंट होता है ना, वो सब खत्म हो रहा है, और उसी के कारण वो जो है ना गलत काम करना, अबे तबे, बड़ों का अनादर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना। So we are the teachers who make them understand, boss, you are a social animal, you have to live in a society, so you have to follow the norms। I am very happy, I am very happy। Thank तो you, sir. मनीष सर इनको बुलाए किसी दिन कॉलेज में, है ना। और यस मनीष सर। यस मनीष सर। अब अपने डिपार्टमेंट का ही एलुमनाई इतना रिच हो गया है, सो यस सर। लेट अस व्हेन दिस कोरोना थर्ड वेव, लेट्स होप इट डजंट कम, ये सब हो जाएगा ना, तो दिसंबर में लेट अस प्लान फॉर वन एलुमनाई मीट ऑफ डिपार्टमेंट ओनली। यस सर। यस सर, बहुत अच्छा आइडिया है सर। अपन अपने ही करेंगे, लेट अस सी व्हाट दे कैन गिव एन इनपुट, हमारे बच्चों को और कहाँ कुछ क्या हो सकता है। सो लेट अस मेक इट ए मैकेनिकल फैमिली अफेयर, और ये प्लान करते हैं। अभी मेरे ख्याल से 12-15 लोग तो अपने साथ जुड़ ही गए हैं, यस सर, है काफी ना, लोग हैं सर। हाँ जी। काफी लोग हैं। और मनीष सर, एक ना गूगल फॉर्म जो है यस वो सर। अपन फ्लोट कर देते हैं, ओनली फॉर मैकेनिकल एलुमनाई। लेट अस फ्लोट दैट यस सर। एंड लेट्स सी कि हु ऑल हैव रीच्ड द पिनाकल्स ऑफ देयर कैरियर, एंड लेट्स इनवाइट देम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, वो अपन बात करते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, ओवर टू यू विजेता। मगर और तुम लोग को एक बात बताता हूँ yes, विजेता, sir. डोंट टेक इट अदरवाइज। Yes. मैं तुमको कितना सब्जेक्ट पढ़ाए होंगे? मेरे ख्याल से 2 या 3 एचएमटी आरएसी पढ़ाया था शायद। HMT बस पढ़ा है सर। एक एचएमटी नहीं, पढ़ाया था, हाँ HMT मैं और एटीडी भी एक पढ़ाया है। और, हाँ नहीं सर, वो ना दूसरे सेक्शन में था। अच्छा, मैं तुमको कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ाया कैड होंगे। पढ़ाए हैं, कैड कैम। कैड के। हाँ वो विजेता का एक ना खास बात था कि एट दैट टाइम शी यूज्ड टू वियर, एज शी इज स्टिल वियरिंग, उसका लेंस जो है वो उसका ना फ्रेम बहुत बड़ा रहता था, और वो इतना स्टबर्न तरीके से आंसर करती थी, है ना, वो बहुत रिजिड थी अपने उसमें। अगर उसको लगता था कि 2x + y = 9 होगा, तो एक
वो रहता है कि somebody ask a question, sir, this 2x plus why it is 9. She used to ask me in the another manner, sir, ये 2x plus y equals to 9 कैसे आया? So that statement made me understand that she is pursuing for the gain of knowledge. She is not there to disobey me or disrespect me, but वो इतना ज्यादा उस चीज के पीछे थी कि ये ऐसा क्यों आया, तो वो अपने शब्दों का चयन ही वैसे करती थी. सो यू आर वेरी डिटरमिन्ड, आई कैन मेक आउट एज ए टीचर, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो मुझे याद रह जाती हैं. और बहुत अच्छा है कि आप उस नॉलेज को परस्यू कर रही हैं, उस ज्ञान के पीछे. माँ शारदा का आशीर्वाद रहे और आप बहुत बहुत ऊंचाइयां पाएं, पोस्ट डॉक तक जाएं, और ओनली थिंग इज यू बी इन टच. थैंक यू सर. तो और क्या क्वेश्चंस हैं आज बाकी लोगों का, पूछें भाई. अच्छा, सैलरी वैलरी तो अच्छा है ना विजेता? हाँ सर. है ना, टाइम से आ जाता है ना? हाँ हाँ, मतलब नहीं, 1 तारीख नहीं आती, उससे पहले आ जाता है. और मेडिकल, एचआरए और ये सब भी तो बेनिफिट्स होंगे ना? हाँ. नहीं, क्योंकि एक बात बताऊं, मैं क्यों ऐसा पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं ना, उन लोग आजकल पैकेज करते हैं. 6 लाख का पैकेज, ये लाख का पैकेज, जिसमें पेंशन नहीं होता, मेरे ख्याल से ग्रेचुटी नहीं होता है. तो ये सब तो तुम्हारा डे 1 से होगा ना? यस सर. गवर्नमेंट जॉब में ये बहुत अच्छा चीज है. इसके मेरे को क्या क्या प्रॉफिट्स है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो हो सकता है सब हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करो. हाँ. थोड़ा जो एक टीचिंग का मतलब बताओ कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है. सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है. स्टार्टिंग में एक बेसिक पे होता है. मैं ये सब बेसिक पे कितना है ये नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ऐसा होता है. हाँ. यू टेक इट एज एक्स. एक अगर एक्स है, उसके साथ एचआरए मिलता है. एचआरए मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस. ये एक अलाउंस है जो कि मैक्सिमम सभी को मिल जाता है. अगर आप रेंट पे नहीं रह रहे हैं तो आपको वो मिलेगा. आपके बेसिक के हिसाब से आपका एचआरए रहता है. और ये जो एचआरए है ये सिटी वाइज डिफर करता है. रायपुर में है तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो एचआरए है वो रायपुर में मिलता है. इसके अलावा थोड़ा सा कम एक्सपेंस के लिए एक मिलता है. डेली जो अप डाउन कर रहे हैं ऑफिस से घर, उसके लिए एक एक्सपेंस के लिए अलाउंस मिलता है. इसके अलावा मेडिकल, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आती है, अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आप उसको रिम्बर्स करा सकते हैं. रिम्बर्स मतलब जितने भी पैसे आपके लगे हुए हैं वो पैसे आपको मिल सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही से है तो. और गवर्नमेंट ने कुछ जो हॉस्पिटल्स है उनको चूज किया हुआ है. बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, ऐसा नहीं है 1-2 हॉस्पिटल्स है, उनको चूज किया है. तो वहां से अगर करेंगे तब आपके पैसे रिम्बर्स हो सकते हैं. इसके अलावा हर 6 महीने में डीए होता है, एक डियरनेस अलाउंस, वो बढ़ता है. कुछ परसेंट बढ़ता है. तो हर 6 महीने में सैलरी हाइक होती है. इसके अलावा 1 साल या 2 साल या कुछ कुछ दिनों में कुछ और परसेंटेज जो गवर्नमेंट, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, वो अपने से कुछ अलाउंस और बढ़ाना चाह रही है परसेंटेज में. ये जो मैं अलाउंस बोल रही हूँ ये इतना फिक्स अमाउंट है ऐसा नहीं है, ये परसेंटेज में बढ़ता है. तो परसेंट में अगर बढ़ेगा, तुम्हारे बेसिक पे जो रहता है, बेसिक पे मान लो अगर एक्स है, उसके परसेंटेज में ये बढ़ता है. जैसे 1,000 रुपीज बढ़ेगा, 2,000 रुपीज बढ़ेगा, 10,000 बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ये परसेंटेज में बढ़ता है. ठीक है, तो अच्छा खासा बढ़ जाता है. अब 10,000 बोल रहे हो तो 10,000 बढ़ेगा ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं बढ़ता है, लेकिन बढ़ जाता है. एलटीसी भी मिलता होगा ना? एलटीसी घूमने, नो घर जाने का हर 2 साल में, 4 साल में एक बार तो देता नहीं? वो नहीं है? नहीं सर. लोकल ट्रैवल अलाउंस. हाँ, लोकल ट्रैवल अलाउंस है. और इसके साथ हॉलीडेज, गवर्नमेंट सेक्टर में हॉलीडेज बहुत ज्यादा मिलती है. मतलब मैं गिना भी नहीं सकती इतनी हॉलीडेज आपको मिलेंगी. कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप वहाँ नोटिस दे देते हैं, मतलब बता देते हैं कि
कुछ ड्यूरेशन रहती है हर एक जो भी हॉलीडेज है उसके लिए एक ड्यूरेशन रहती है। इनके पहले अगर आप बता देंगे तो आपको वो जो छुट्टी है वो मिल सकती है। मैं कुछ के नाम बता देती हूँ, जैसे सीएल है। ये 1 साल में 13 सीएल मिलते हैं। कभी भी आप बिना बताए भी ये वाला ले सकते हैं। छुट्टी ले लिए 2 दिन बाद भी आप बता के ले सकते हैं, मतलब 2 दिन पहले मैं छुट्टी ली थी ऐसा करके आज एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ओएल है, हर साल 3 ओएल मिलता है। जो छोटे मोटे जैसे कोई जयंती हो गई, छोटी मोटी कोई भी जयंती है, कोई भी फेस्टिवल है, उस दिन आप ये 3 ओएल ले सकते हैं पूरे साल में। इसके अलावा हर साल 30 ईएल जुड़ता है। ईएल बोलते हैं अर्नड लीव। ठीक है, ये हम हर साल कमाते हैं। हर साल 30 छुट्टियां आपके खाते में जुड़ती हैं। ये ईएल आप 3 महीने पहले अगर अप्लाई कर देते हैं तो आपको 90 दिनों का ईएल मिल सकता है। 90 दिनों की छुट्टी आपको मिल सकती है अगर आप 3 महीने पहले अप्लाई कर देंगे तो। इसके अलावा मेडिकल छुट्टी मिल सकती है। इसके अलावा हाफ पे लीव मिल सकता है, फुल पे लीव मिल सकता है, और भी 5-6 प्रकार के लीव आपको मिल सकते हैं। मतलब छुट्टियों की कमी कभी नहीं पड़ती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इसके अलावा पेंशन पहले होता था, अभी एक और स्कीम है, उसके तहत इस पेंशन को बैलेंस किया गया है। उसकी एनपीएस है ना, जानकारी एनपीएस। नेशनल यस, पेंशन स्कीम। हाँ ठीक है, वो उतना थोड़ा सा उतना अलग है। डेप्थ में ये- जाने का तो वो इन लोग को जरूरत नहीं है, अभी हाँ इतना पहुंच जाए वो। चलिए ठीक है, मनीष आर के साहू सर, अभी और यस सर। क्वेश्चंस नहीं है तो विजेता को छुट्टी दे दी जाए। सर नहीं तो एक क्वेश्चन है सर हाँ मेरा। हाँ हाँ, बोलो नोबल। सर मैम जैसे आपने बोला कि आपको शुरू शुरू में कुछ मतलब दोनों को मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, कोचिंग और मतलब कॉलेज के। तो मैम उस टाइम पे जनरली हम लोग के साथ क्या होता है ना मैम कि हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब करते हैं कोचिंग से पढ़ने के बाद, तो हमको मतलब लगता नहीं, पता नहीं चलता कि कितने टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए, या मतलब गेट के लिए जैसे कर रहे हैं मैम तो हमको ये नहीं समझ में आता कि मतलब ये भी कर लूँ, सब इम्पोर्टेंट लगता है मैम कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। मैम उससे हाँ। कैसे डील किया मैम, और रिवीजन और टेस्ट सीरीज वगैरह का कुछ बता दीजिए मैम। अ, ये ही क्वेश्चन के लिए टीचर्स हैं। तुम कोचिंग उसी लिए गए हो, ठीक है, तो सामने जो कोचिंग के जो टीचर्स है जो तुमको पढ़ा रहे हैं, उस टाइम अगर वो प्रैक्टिस कर लिए तो तुमको समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम्स मेरे पास आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जैसा तुम पूछ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये वाला जो सिलेबस का पार्ट है, ये इसको मैं कितने डीप में पढूं, इसको कितने डीप में पढूं, ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहती है। तो अगर सामने में कुछ है, तो कोई कोई इंसान है जिससे मैं पूछ सकती हूँ जो मेरे को पढ़ा रहा है, तो अच्छी बात है, तुम उससे पूछ सकते हो। कोचिंग उसी लिए है, तुम उसी लिए कोचिंग जा रहे हो ताकि तुम ये सब क्लियरिटी तुमको हो जाए। अगर पूछ सकते हो तो उस टाइम पूछो। मेरा ये वाला केस नहीं था क्योंकि उस टाइम मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। मैं जो भी प्रैक्टिस की वो बाद में करी, मतलब जब पूरा कोचिंग वगैरह सब मेरा कंप्लीट हो गया। एक ही बार मैं कोचिंग करी हूँ, वो भी उतने अच्छे से नहीं करी थी। मतलब तरनजीत सर वाला की थी, लेकिन वो मैं एकदम नेग्लेक्ट करूंगी क्योंकि मैं ज्यादा अटेंटिव नहीं थी उसमें। तो जो भी मैं की वो 4 साल खत्म होने के बाद करी। तो उस टाइम मेरे को जैसा लगा, प्रीवियस क्वेश्चंस में देखी आईएएस के और गेट के, तो वो क्वेश्चंस मेरे बेस थे। प्लस जो भी सिलेबस था मेरा एक था कि किसी को डीप में पढूं, किसी को ऊपर ऊपर से पढूं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि मेरे को कुछ नॉलेज ढंग से नहीं है। मेरे को पता था मैं कोचिंग में ठीक से प्रिपेयर अपने आप को की नहीं हूँ। मेरे को पूरा सिलेबस A to Z 100% कंप्लीट करना है, मैं ये लेके चलती थी। हाँ, उसमें से कुछ चीज नहीं हो पाई क्योंकि टाइम ड्यूरेशन उतना मेरे को नहीं मिल पाया, तो ज्यादा प्रिपेयर मैं उतना लेवल पे नहीं कर पाई। तुम जो भी प्रिपरेशन करने जो भी बैठ रहा है, स्टार्ट कर रहा है, वो यही तुमको दिमाग में रखना है कि ये सिलेबस है, मेरे को A to Z ये कंप्लीट करना है और सबको फुल डेप्थ में पढ़ना है। एकदम पीएचडी लेवल का नहीं भाई, लेकिन गेट के तुमको प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे, आईएएस के प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे, उससे थोड़ा अपर लेवल का तुमको पढ़ना है। अगर सामने तुम्हारे हैं कोई बताने वाले तो उनसे पूछ लो, अगर नहीं है एक बार अपने सीनियर से बात करो, किन्हीं सीनियर से। ये सब मेरे को नहीं मिला था, तो मैं बता रही हूँ कि ये सब मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। वो तुमको अच्छे से गाइडेंस कर सकते हैं। इसके अलावा गेट की जो बुक्स रहती हैं, मतलब प्रीवियस
प्रीवियस क्वेश्चन वाली जो बुक्स रहती है और आईएएस की जो बुक्स रहती है, उसे मिस प्रिंटिंग बहुत रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी कोई कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं तो मैं एकदम रिक्वेस्ट करूंगी कि गेट का और आईएएस का जो प्रीवियस पेपर है उसको अभी सॉल्व करो, स्टार्ट कर दो उसको सॉल्व करना, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस प्रिंटिंग है और तुमको पता नहीं है कि कहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। मेरे साथ ये बहुत ज्यादा हुआ था कि मैं कुछ और आंसर निकलता था मेरे से और उसमें कुछ और आंसर रहता था, तो मैं वहां पर पूरा वो हो जाती थी कि ये तो मैं पूरा सही बनाई हूँ, यहाँ पर कुछ और आंसर ले रहा है। तो जब कोई बताने वाला रहेगा तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये सारी चीजें इजली, थोड़े से इजली वे में ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर नहीं होती है तो तुमको इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ेंगे, थोड़ा नेट नेट का सहारा लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कोई एक सीनियर या कोई अपने फ्रेंड्स उनके साथ बैठ के थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ जाता है अगर पहले से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए रहोगे। यस मैम। टेस्ट सीरीज तुमने ये बोला था, तो मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कोचिंग नहीं कर रही थी, और उस टाइम गेट एकेडमी था शायद वो टेस्ट सीरीज करता था, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि मेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। मैं सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस कर रही थी अपने आप को कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और हाँ, मैं प्रीवियस पेपर सॉल्व की थी, जो भी कहीं पर भी टेक्निकल का जो भी क्वेश्चन आया हुआ था इंडिया लेवल में, छत्तीसगढ़ लेवल में, मेनली मैं छत्तीसगढ़ लेवल को ज्यादा फोकस करी थी, उनके पेपर्स में सॉल्व करी थी, बाकी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन नहीं की। मैम और रिवीजन? रिवीजन जब तुमको समय मिले। मैं तो देखो जुलाई में जब वैकेंसी आई तो मैं एक एक महीने का टाइम ड्यूरेशन लेती थी। हाँ, अगले महीने एग्जाम आने वाला है, अगले महीने एग्जाम आने वाला है, तो उस हिसाब से मैं जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट करती थी। जैसे मैं फर्स्ट टॉपिक ये पकड़ी हुई हूँ, फर्स्ट सब्जेक्ट पकड़े हुई हूँ, और मेरे को पता है कि अगले महीने एग्जाम आने वाला है, मैं इसको स्पीडली स्टार्ट करूंगी पढ़ना। लास्ट मंथ आ गया है, मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं अगले मंथ वैकेंसी नहीं आएगी, तो फिर मैं इसको थोड़ा ज्यादा एक्सपांड करूंगी। ऐसे ऐसे करती गई। जनवरी फरवरी के आसपास मेरे को लगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर मैं हर महीने में फिर मैं रिवीजन करना स्टार्ट करी। देखो, रिवीजन करना तुम्हारे हाथ में है, तुमको जब टाइम मिल रहा है तुम रिवीजन करो, लेकिन एक बार पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, ये मैं बोलूंगी। जैसे कि एक सब्जेक्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसका 2-3 दिन बस, उससे ज्यादा मत देना, रिवीजन कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, और फिर जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है फिर रिवीजन करो। एक और चीज, नोट्स अपना तो खुद ही बनाओगे, तुम्हारे पास 2-3 टाइप के नोट्स तुम्हारे पास अवेलेबल रहेंगे। अगर है मान लो 2-3 टाइप के नोट्स तुम्हारे पास, तो उसको मर्ज करके एक चौथा नोट्स भी बनाना है तुमको। इसमें से ये वाली चीज अच्छी है, इसमें से ये वाली चीज अच्छी है, तो एक फोर्थ नोट्स बना दिया। यस मैम। और फिर उसको फिर रिवीजन में वो काम आएगा तुम्हारे। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। बाकी और कोई स्टूडेंट्स कुछ बोल नहीं रहे हैं, मैं चाहूंगी कि कोई गर्ल भी कुछ बोले, कोई क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सबके पास होंगे। या तो झिझक होती है, ये झिझक मेरे को भी थी, इसलिए मेरे को पता है, तो आप झिझक छोड़ो, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है वो पूछ लो, कोई आपको जज नहीं करेगा। मैम। हाँ बोलो। मैम, आपके अकॉर्डिंग सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा था और कितना टाइम दिए थे उस सब्जेक्ट में आप? ऐसे तो मेरे को याद नहीं आ रहा है कि टफ सब्जेक्ट कौन सा था। वैसे सभी सब्जेक्ट उतने ही लेवल के थे। नहीं, मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई टफ, कोई एक आध सब्जेक्ट जो बहुत ही टफ पड़ा होगा। सभी सब्जेक्ट उतने ही टफ थे, सभी को उतने ही ड्यूरेशन दिए, सिलेबस स्टार्ट किए,
और करते गए, ऐसा दिमाग में नहीं आया कि ये वाला सब्जेक्ट टफ है, ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा इजी है, ऐसा दिमाग में नहीं लेना है। बस तुमको आंख बंद करके सिलेबस पूरा करना है, ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है, ऑप्शन नहीं देना है अपने दिमाग को इधर उधर भटकने का। ठीक है, बस स्टार्ट करो और चुपचाप पढ़ते जाओ, डरना नहीं है सिलेबस से, कभी ना कभी कंप्लीट हो ही जाएगा। थैंक यू मैम। Yeah, thank you so much, ma'am. Now we have come to an end. We would like to convey our heartiest thanks to Vijeta ma'am for such an exciting session, which not only enlightened us in a divergent path, but also became an inspiration for all of us. This was a supreme paradigm of why a senior-junior interaction is crucial. We are really obliged to you, ma'am, for illuminating us. We also thank our HOD sir, Dr. Naveen Jain sir, the event coordinators, Mr. Akash Soni sir and Hitesh Sahu sir for being the mainstay of the event, and all the faculty members for being the part of this talk. Thank you so much, everyone. Thank you, ma'am. अगर अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा है और ऐसा लगता है कि बाद में उनको क्वेश्चन पूछना है, तो एक मेल आईडी है, मेरी मेल आईडी है, उसमें आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगी। विजेता शुक्ला 07 VIJETA SHUKLA 07 @gmail.com। इस पे आप कभी भी मेल कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है सुबह मेल करोगे शाम तक के मैं रिस्पॉन्स करूं, ऐसा टाइम हो सकता है, लेकिन मैं रिस्पॉन्स करूंगी। एक और चीज, ये लास्ट चीज रहेगी, कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करना। तुमने जो चूज किया है कि ये मैं यहाँ जाना है मेरे को, वो तुमको मिल जाएगा और कर लेंगे, हम करने के लिए तो बैठे हैं। 4 साल पढ़े हैं, उसके बाद हमको जॉब चाहिए, हम वो पोस्ट पाने के लिए बैठे हुए हैं, सब कर लेंगे, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, नहीं कर पाएंगे ये वाला दिमाग में मत रखना, और अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं डिमोटिवेटेड हो रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, डरना तो जरूरी है वैसे, मेरे को थोड़ा सा भी कुछ अपने ऊपर डाउट लग रहा है, तो कुछ ना कुछ एक कहीं से सॉल्यूशन लेके आओ, अपने आप को एनकरेज करने का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काम तुम्हारे लिए कोई नहीं करेगा, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो अपने लिए, और कर लेंगे हम। बस ये दिमाग में रखो, अपन यूथ है, हमको ही करना है, हमको ही अपनी फैमिली है उनको सपोर्ट करना है, ये दिमाग में रखना। एक और चीज जो मैं एकदम मिस कर गई थी, वो ये है कि आज के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो मोबाइल की तरफ, रील्स, ये सब जो भी अपर लाइट है, जो बाहरी जो दिखावा है, उसके तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। तो करो, ठीक है, एक फ्रेशनेस के लिए वो सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेन चीज है उसको मत भूलना, क्योंकि उससे तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनने वाला है। एकदम फैक्ट बात है ये, एक आध का बन गया, लेकिन सबका नहीं बनेगा। सबका वही जो पुरानी चीजें हैं ना, उसी से नहीं बनेगा, तो वो कभी मत भूलना। आगे चल के पछतावा होगा, टाइम वेस्ट होकर रहेगा, फिर कुछ हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे कहना है, बाकी और भी कुछ डाउट है तो आप मेल कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है विजेता, लास्ट बट स्टूडेंट्स ने अपना थैंक यू तो कन्वे किया, हमारी तरफ से एक बधाई शब्द तुम्हारे लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चों ने तो बहुत सारी चीजें सीखी, होप यू टू एंजॉयड द सेशन, राइट? यस। और तुम्हारे बारे में पर्टिकुलरली बोलूं तो शायद मैं भी याद कर रहा था, तुम्हारे सेक्शन में नहीं लिया था मैं क्लासेस, तुम शायद दूसरे सेक्शंस में थी उस टाइम, 2 सेक्शंस थे, तो मेरे को बस इतना पता था एक सब्जेक्ट लिए थे सर। हाँ, आप एक सब्जेक्ट लिए थे, डॉग। विजेता इज गुड करके, बट तुम हार्ड वर्किंग हो, ये सब चीजें यहाँ से प्रूफ हो रही है, और तुम्हारे जूनियर्स की लर्निंग लेसन है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके ओके ओके।